ओके, सो फर्स्ट थिंग, आप कभी भी कोई भी पोएट्री पढ़ते हैं तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि राइटर किस सोच को लेकर, क्या बेसिस को लेकर वो पोएट्री लिखा है, ठीक है। दैट इज व्हाई यू हैव टू नो अबाउट द राइटर टू। अगर कोई पोएट्री है या कोई स्टोरी है जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, उसके पीछे कोई बेसिस होता है, राइट। उस बेसिस को लेकर ही वो पोएट्री लिखी जाती है। तो वो बेसिस को जानने के लिए आपको पोएट के बारे में जानना जरूरी है। तो फॉर द पोएट यू कैन, आई शेयर द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे देख लीजिए। अबाउट द पोएट जॉर्ज हर्बर्ट जो है, he was born in 1593, ठीक है। these information are secondary regarding the poem। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि जॉर्ज हर्बर्ट जो थे उनका बर्थ ईयर कौन सा है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इंटरनल एग्जाम में तो एमसीक्यू हो सकते हैं ना, एग्जाम में एमसीक्यू बेसिस पे ही ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अदर देन दिस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट जॉर्ज हर्बर्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम लव। ओके, तो सेकेंड थिंग जो है, इनका एजुकेशन लंदन एंड कैम्ब्रिज में हुआ था। ही वॉज इलेक्टेड ट्वाइस फॉर द पार्लियामेंट एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ एंजेलिकल क्लर्गी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लर्गी? क्लर्गी का मतलब कोई समझता है? नहीं, दैट इज क्लर्क, दैट इज डिफरेंट। क्लर्गी मतलब होता है when you are when you give all your life to God, when you devote all your life to God। जैसे जो क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं और नन्स होते हैं, राइट। फीमेल्स आर कॉल्ड नन्स एंड द मेल्स आर कॉल्ड प्रीस्ट। तो वो लोग जो होते हैं, दैट दोज आर क्लर्गी। तो बेसिकली जॉर्ज हर्बर्ट वाज अ प्रीस्ट आफ्टर 1630, ऑलराइट। तो उन्होंने जितनी भी पोएट्रीज लिखी हैं, दैट आर बेसिकली, उनका जो मेन बेसिस था, दैट वाज द लव ऑफ गॉड वाज द ओनली प्रॉपर सब्जेक्ट फॉर पोएट्री। मतलब दिस वाज हिज थिंकिंग कि जो पोएट्री का बेसिस होना चाहिए वो भगवान के स्नेह से ज्यादा, उससे ज्यादा प्रेरित कोई और चीज कर ही नहीं सकता फॉर द पोएट्री। दिस वाज हिज थिंकिंग, ओके। एंड ही वाज अ प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन लुक इन द स्क्रीन, मेटाफिजिकल। Ma'am, spirituals, I think it is. Yes, something related to something that is not in the real world। मेटाफिजिकल मतलब जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, जो चीज टैंजिबल एक तरह से आप कह सकते हैं नहीं है। इट इज बेसिकली ऑन द फीलिंग्स और डिवोशन ऑफ समवन। So he was basically a writer or a poet that writes about the things that are not related to the real life. Okay, so ये चीज हो गया। And one more thing, his poems contains biblical reference। biblical, बाइबल समझते हैं? बाइबल पता है सबको? बाइबल इज द रिलीजियस बुक फॉर क्रिश्चियंस, ऑलराइट। यस मैम, तो पता उनकी है। जो हाँ, तो उनकी जो पोएट्री थी वो बेसिकली, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिल जाएंगे जो बातें आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। अंडरस्टूड? एंड बहुत सारे रिलीजियस आर्ग्यूमेंट, यानी कि वो चीजें जो क्रिश्चियन मानते हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट उनको आपकी पोएट्री में, उनकी पोएट्री में आपको दिखेंगे। अंडरस्टूड? नाउ फ्यू थिंग्स अबाउट द पोएम। द लव जो पोएम है, दैट इज यू कैन सी थर्ड पार्ट ऑफ अ सीरीज। 3 पोएट्री उन्होंने लिखी थी अबाउट लव। फर्स्ट वाज कंसिडर्ड द डिफरेंस बिटवीन मॉर्टल एंड इमॉर्टल लव। व्हाट इज मॉर्टल? मॉर्टल मतलब कोई बता सकता है? पागलपन मैम, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, मॉर्टल का मतलब होता है कि जो मर सकता है। मर सकता है, यस, जो मर यस सकता यस, है मॉर्टल उन्हें मींस मॉर्टल मरणशील कहते हैं। होता है मैम, बट हाँ, इमॉर्टल मतलब जो मर नहीं सकता है। अंडरस्टूड? सो हिज फर्स्ट Yes. पोएम was a description of differences between mortal love and immortal love. That means basically the love between living things and you can say something that is extreme superior power. All right. Second poem was comparison between the love of God and human love. यानी कि हमारे जो इंसान की जो हमारी ह्यूमन काइंड है, उसमें जो स्नेह होता है, जो भगवान का प्यार होता है, उसे किस तरह डिग्रेड किया है।
डिग्रेड किया मतलब कि बहुत ज्यादा उसको टैंजिबल बना दिया है। जो भगवान का स्नेह बहुत एक अच्छी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, उसको किस तरह उन्होंने डिग्रेड कर दिया है, रिलेटेड मतलब एक बहुत टैंजिबल चीज बना दी है। ठीक है, द लव ऑफ गॉड इज नॉट समथिंग टैंजिबल, मतलब समझते हो, दैट कैन बी टच्ड। ठीक है, तो द लव ऑफ गॉड इज नॉट टैंजिबल, इट इज अ फीलिंग दैट इज नॉट टैंजिबल, बट ह्यूमन हैज डिग्रेडेड द लव इनटू अ टैंजिबल एक्टिविटी। जो उनकी फीलिंग्स हैं, ह्यूमंस ने उसे टैंजिबल बता दिया है। ठीक है, तो वो डिग्रेडेशन जो है, वो डिग्रेड करना जो एक्टिविटी है, उसका कंपैरिजन इन्होंने दूसरी पोइट्री में किया है। नाउ द थर्ड पोइट्री दैट यू हैव इन योर सिलेबस इज द पर्सोनिफिकेशन of divine love engaging with the speaker in a discussion of his worthiness। यानी कि यहाँ पर डायलॉग के स्टेट में यहाँ पर आपको पोइट्री मिलेगी, यानी कि दो लोगों के आपस में बातचीत की तरह आपको ये पोइट्री मिलेगी, जिसमें दो लोग किस में बातचीत हो रही है। पहली जो लव है दैट इज पर्सोनिफाइंग गॉड। ठीक है, जो लव यहाँ पर रेफरेंस किया गया है वो गॉड को पर्सोनिफाई किया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन? जब आप किसी चीज को जिसमें जान नहीं है, उसको आप किसी ऐसे चीज का रेफरेंस करते हैं। जैसे आप अगर हिंदी में आपने देखा होगा कि पोइट्रीज लिखी जाती थी समुंदर पे, पहाड़ों पे, तो दे डोंट हैव फीलिंग्स, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, राइट, बट उनको एज अ लिविंग थिंग दिखाया गया है पोइट्री में। सो दैट इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन मीन्स। तो लव इज अ फीलिंग जो कि जीवित नहीं है, वो सिर्फ एक फीलिंग है, उसको भगवान के रूप में, यानी कि भगवान का पर्सोनिफिकेशन करके पोइट्री में दिखाया गया। सो द डायलॉग इज बिटवीन गॉड एंड द सोल। जो स्पीकर है, ठीक है, पोइट्री का स्पीकर है वो एक सोल है। ठीक है, राइटर जो है वो अपने आप को एक सोल की तरह, एक आत्मा की तरह भगवान से कैसे उसका बातचीत होता है, किस बात पे बातचीत होता है कि क्या वो भगवान के स्नेह के लायक है या नहीं। वर्दीनेस मतलब क्या, वो उसके लायक है या नहीं। So this is the basis of your poetry. Understood? Now the key issue presented in the poet is not one can win the object of desire, but whether one can accept divine love। यानी कि इसका जो बेसिस है, जो पोइट्री का बेसिस है, वो ये नहीं है कि आप जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर मतलब क्या, जो चीज आप चाहते हैं या जो पर्सन को आप चाहते हैं उसको पाना या उसे जीतना आपका मकसद नहीं है। ठीक है, आपका मकसद है कि आप अपने आप को काबिल बनाए कि आप भगवान के स्नेह को पा सकें। अंडरस्टूड? दिस इज द की पॉइंट ऑफ हिज पोइट्री। नाउ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, एनीवन इन द क्लास हु हैज ऑलरेडी रेड एनी पोइट्री इन देयर करिकुलम बिफोर? 10th-12th में आपने पोइट्री पढ़ी होगी, कभी पढ़ी होगी। तो राइम स्कीम आप समझते हैं? पढ़े थे लेकिन राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड्स पता है क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? साउंड सिमिलर। यस, द साउंड सिमिलर, जो वर्ड्स जो आपस में साउंड सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफीट एंड फीट, ठीक है, या फिर ट्री एंड फ्री। ठीक है, टू वर्ड्स दैट आर सिमिलर Yes, ma'am. साउंडिंग, Yes. मतलब अलग अलग हो सकता है लेकिन साउंड सिमिलर होना चाहिए। तो राइम स्कीम का मतलब होता है कि जो सेंटेंसेस हैं उसमें लास्ट में जो वर्ड होता है वो किसके साथ मैच कर रहा है, दैट इज द स्कीम। तो यहाँ पर स्कीम क्या है? ए बी सी सी, दैट मीन्स देयर आर 6 सेंटेंसेस इन द स्टैंजा। एक स्टैंजा में 6 सेंटेंसेस हैं। 6 सेंटेंसेस में से पहला और तीसरा यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेंटेंसेस का लास्ट वर्ड राइमिंग है, सेकेंड और फोर्थ का सेंटेंस का लास्ट वर्ड राइमिंग है, एंड द लास्ट 2 यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ सेंटेंस का जो लाइन लास्ट वर्ड है दैट इज राइमिंग। अंडरस्टूड? ये आप पोएम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज, यहाँ पर लिखा ही है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन अ होस्ट दैट इज लव एंड अ गेस्ट। गेस्ट यानी कि द स्पीकर और द सोल। मतलब इस तरह से दिखाया गया है जैसे यू कैन से द सिनेरियो इज, यहाँ जो सिनेरियो है वो सिनेरियो क्या है कि ऐसा समझ लीजिए कि आपकी आत्मा गई है और वो भगवान से वार्तालाप कर रही है, उस तरह का यह सिनेरियो है। यहाँ पे सीन इस तरह का बताया गया है। अंडरस्टूड? Now there's a one note written here that effective use of monosyllables in this poem implies hesitancy and pause. What is the meaning of monosyllables? कोई बता सकता है monosyllables किसको कहते हैं?
मोनोसिलेबल किसको कहते हैं? मोनो मतलब क्या होता है? अच्छा, यू आर मैनेजमेंट स्टूडेंट, यू विल बड़ा। स्टडी छोटा मोनो Single. मीन्स Single. Ma'am, single, ma'am. yes, single. This will, you will study this concept in your management subject, monopoly. मोनोपोली का मतलब when you are मतलब आप एक ऐसी लोकेलिटी में अपना शॉप खोल दें जहाँ पर उस आपके टाइप का जो प्रोडक्ट है वो कोई और ना बेचता हो, so you are getting a monopoly in that area. ठीक है, you are ruling that you can like sell the with the high price commodity. कोई मना नहीं करेगा because they are getting the commodity nearby. ठीक है, तो दैट इज मोनोपोली. तो मोनोपोली मतलब होता है, मोनो मतलब वन होता है, ठीक है. मोनोसिलेबल, सिलेबल मतलब क्या होता है? सिलेबल मतलब जो यू कैन से, जैसे ज्योति जो नाम है, ठीक है, इसमें दो सिलेबल है, जो एंड टी. ठीक है, तो जो एक वर्ड का साउंड होता है जिससे पूरा वर्ड बनता है, तो कितने साउंड्स लगते हैं उसको वर्ड बनाने में, दैट इज सिलेबल. तो मोनोसिलेबल यानी एक ही साउंड का वर्ड. ठीक है, तो मोनोसिलेबल यहाँ पर अगर आपको पोएम में कहीं दिखेगा तो उसका मतलब है कि द पोएट और द यू कैन से स्पीकर इज हेजिटेंट और पॉजिंग. हेजिटेंट मतलब घबराहट. ठीक है, वो मतलब ही डजंट हैव करेज टू गो हेड. ठीक है, पॉज मतलब रुकना. ठीक है, तो दिस इज योर पोएम. इफ आई कैन शेयर इट इन द होल स्क्रीन, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पूरे स्क्रीन पे नहीं हो पाएगा, बट वी कैन शेयर इट पार्शियली. ठीक है, वैसे भी ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा. तो पहला जो छोटा आपका कीजिएगा तो हो पोएट्री, जाएगा. नहीं बच्चे, और छोटा करने से फिर दिखेगा नहीं स्क्रीन पे क्लियर आपको. ये ऑलरेडी जितना छोटा हो सकता है, जितना क्लियर आपको दिख सकता है, उतना ही छोटा है ये. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस इज कि यहाँ पर लव जो है, लव जो लिखा गया है, दैट इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड. यानी कि लव जो है, दैट इज नॉट द फीलिंग, दैट इज द गॉड रिप्रेजेंटेड है. ठीक है, भगवान को यहाँ पर लव का पर्सोनिफिकेशन करके बताया गया है. जैसे अगर मैं पहाड़ को किसी आदमी के रूप में प्रेजेंट करती हूँ, तो वो पर्सोनिफिकेशन हुआ. तो यहाँ लव को गॉड के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है. तो यहाँ पर अगर लव कहीं भी आएगा, दैट मीन्स गॉड इज द वन टॉकिंग. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन, अच्छा मुझे कोई रीड करके बता सकता है ये पोएट्री, द वे इट शुड बी रेड? पोएट्री कैसे रीड की जा सकती है, किसी को पता है? यस यस आई नो. रीड करके बताइए कैसे. मैम मैं करूँ क्या? हाँ करिए. Love bade me welcome, yet my soul drave back, guilty of नहीं dust नहीं and नहीं, sigh. you are reading. नहीं, this is not reading. I am telling you कि जैसे रीड की जा सकती है पोएट्री. मैम पोएट्री की तरह ही करना है ना, इसी कर रहा हूँ. अच्छा, ये माई है बच्चे, माई है, सॉरी. यस, माई हो गया. अच्छा, अब मेरा सुन लो, हाउ इट शुड बी रेड. ठीक है, एकदम क्लियर. नहीं सुनाई दे तो एकदम शांत रहना, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या है. लव बेड मी वेलकम, येट माई सोल ड्रू बैक, गिल्ट ऑफ डस्ट एंड सिन, बट क्विक आईड लव observing me grew slack from my first entrance in, drew nearer to me and sweetly questioned me if I lacked anything. ठीक है, ये जो होता है, ये बार बार मैं कह रही हूँ कि whenever you are speaking in any language, if you are not attaching emotion, it does not mean anything. Words are just scribbles if you don't attach the feelings with it. समझे? तो कोई भी आप वर्ड पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप उसमें इमोशन फीलिंग्स डालना जरूरी है. एक्सप्रेस नहीं करें, बिल्कुल इसमें इमोशन डालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर उसमें कोई समझ नहीं रह जाएगा. और ऑलराइट, अगेन आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग. पता नहीं आपकी क्लास में ये चीज बताई कि नहीं बताई, लेकिन ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि हर एक शब्द का, एवरी वर्ड हैज टू मीनिंग. फर्स्ट, दैट इज द डिक्शनरी मीनिंग, जो डिक्शनरी में बताया गया है उस शब्द का मतलब. सेकेंड, द
मीनिंग दैट द स्पीकर वांट्स टू एक्सप्रेस, यानी कि जो कंटेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसमें बताना चाहता है, उसका मीनिंग आपके डिक्शनरी मीनिंग से अलग हो सकता है। अंडरस्टूड? ओके, Yes. तो फर्स्ट लाइन जो है, लव बेड मी वेलकम, बेड मतलब क्या होता है? बेड मतलब क्या होता है? कॉपी वॉपी लाए हैं? कैसे खाली हाथ आ गए? कॉपी निकालो सब एंड राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। बेद का मीनिंग कोई अगर बता सकता है तो बताए, अदरवाइज आई विल टेल। मैम एल्डर आई थिंक। नहीं, दैट इज द नाउन बच्चे। यहाँ पर बेड जो है वो वर्ब है, आप जो बोल रहे हैं वो नाउन है। यस, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग और कमांडिंग उसको। ये बेड जो है ये बिड का पास्ट टेंस है, BID, बिड का पास्ट टेंस है बेड, एंड इट्स मीनिंग इज कमांडिंग और ऑर्डरिंग। राइट इट डाउन। बिड जो है, बिड का ये पास्ट टेंस है, बेड, BID, बिड, पास्ट टेंस BADE, बेड, मीनिंग कंट्रोलिंग और सॉरी कमांडिंग और कंट्रोलिंग, सॉरी ऑर्डरिंग, कमांडिंग और ऑर्डरिंग। हो गया? लिखिए। तो लव बेड मी वेलकम का क्या मतलब हुआ? लव ऑर्डर देते हुए वेलकम नहीं कर रहा है। गॉड इज ऑर्डरिंग यू दैट यू आर वेलकम्ड इन हिज टेम्पल और हिज प्लेस। भगवान कभी भी किसी को मना नहीं करते। ही ऑलवेज वेलकम्स यू नो मैटर व्हाट यू डू, राइट? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी रिलीजन, कि भगवान कभी भी किसी को मना नहीं करते आने से, राइट? जैसे कहा जाता है कि भगवान बुलाते हैं या वैसे कुछ करते हैं, तो भगवान हमेशा आपको अपना वेलकम देते हैं, ठीक है? गॉड इज ऑर्डरिंग यू दैट आई एम वेलकमिंग यू, ठीक है? यू शुड कम टू मी, ठीक है? दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, लव बेड मी वेलकम। लव इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है? तो गॉड बेड मी वेलकम, गॉड जो है वो मुझे कमांड कर रहा है, कंट्रोल ऑर्डर कर रहा है दैट आई एम वेलकम, जहां पर भी वो है वो मैं वहां जा सकता हूँ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज येट माई सोल ड्रू बैक। इसमें से कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ नहीं आ रहा मीनिंग? येट माई सोल ड्रू बैक, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा ड्रू करने की कोशिश मतलब करती हूँ। ड्रू मतलब यू कैन से अपनी तरफ बुलाना या पीछे हट जाना। ड्रू बैक का मैम मतलब होता है खिंचाव पीछे हट करना, जाना। अपनी तरह खिंचाव करना, ऐसे होगा ना ड्यू का मतलब। बिकॉज ड्रॉ हाँ, इज ड्रू क्या, का मतलब खींचना। खिंचा, हाँ, ड्रू ड्रू का मतलब खिंचाव होता है, बट सिंस यहाँ पर ड्रू बैक लिखा हुआ है तो ड्रू यस, बैक का तो मतलब पीछे। पीछे हट जाना। हाँ, यस येट मैम। माई सोल ड्रू बैक, यानी कि मुझे पता है कि भगवान मुझे वेलकम कर रहे हैं, फिर भी मैं हिचकिचा रहा हूँ, पीछे हट जा पीछे रहा हट जा हूँ। रहा वाई? हूँ। यस। Because of the guilt of dust and sin, guilt of dust and sin, guilty of dust and sin, guilty मतलब दोषी, गुनहगार, दोषी, दोषी, guilty, गुनहगार। हाँ, दोषी। तो ऑफ डस्ट एंड सिन मतलब बुराई, ठीक है? सिन मतलब पाप होते हैं, ठीक है? सिन मतलब पाप होता है। तो गिल्टी ऑफ डस्ट एंड सिन मीन मुझे अपने पाप पता है, इसीलिए मेरी सोल को वहां जाने में हिचकिचाहट हो रही है। आई एम हेजिटेंट टू बी वेलकम्ड। इतना समझ में आ गया? बट यस क्विक यस मैम। आइड लव ऑब्जर्विंग मी ग्रू स्लैक। क्विक आइड लव यानी कि आपने ये सुना होगा कि भगवान सब देखते हैं, राइट? तो भगवान ने मुझे पहले ही देख लिया कि आई एम हेजिटेंट, ठीक है? ऑब्जर्विंग मी ग्रू स्लैक, स्लैक मतलब यू कैन से बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाना, या बहुत ज्यादा जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो एकदम क्लास के पीछे बैठते हैं कि मैम हमको देखे ही ना तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगी, यस। तो दैट इज व्हाट स्लैकिंग इज, ठीक है? स्लैकिंग मतलब कि आप मतलब यू आर नॉट, यू डोंट वांट टू कम इन द लेम लाइट,
ठीक है, स्लैकिंग मतलब पीछे हट जाना, या आप कह सकते हैं कि हाँ। तो ऑब्जर्विंग मी ग्रू स्लैक फ्रॉम माई फर्स्ट एंट्रेंस, यानी कि जैसे ही मैं आया भगवान ने मुझे देख लिया कि मैं हेजिटेंट हूँ उनके पास जाने के लिए। ठीक है, द गॉड इज क्विक आइड लव, मतलब गॉड इज वॉचिंग मी ओवर एंड ही हैज सीन मी ग्रू स्लैक बिकॉज आई नो आई हैव डन सम गिल्टी थिंग। ठीक है, drew nearer to me, sweetly questioning if I lacked anything. Drew nearer to me, कौन drew near कर रहा है? God. God, yes, God is drawing near to me. मतलब मैं अगर पीछे गया तो वो मेरे पास आए और मुझसे प्यार से पूछा if I lacked anything, मतलब कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, और can I give something to you, can I get something for you। ठीक है, जब आप कहीं किसी घर जाते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है ना कि आप क्या लोगे। ठीक है, तो the soul is acting as a host, sorry, the God is acting as a host and the soul is acting as a guest। तो जब गेस्ट के पास गेस्ट जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना, कोई भी हो, that if you lacked anything, आपको कुछ चाहिए। ओके, इतना सबको समझ में आ गया। इस तरह का क्या हो गया? लाइफ एग्जिट हो गया, लॉग इन करिए फिर से। हो गया, हाँ। मैम यस, मैम ये जो थर्ड लाइन है, ऑब्जर्विंग मी ग्रो स्लैक, इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑब्जर्विंग मी ग्रू स्लैक मतलब जो भगवान है उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं हेजिटेंट हूँ, मैं शर्मा रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ उनके पास जाने के लिए। ग्रू स्लैक मीन इट इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ ड्रोइंग बैक। ठीक है, ड्रू बैक और ग्रू स्लैक जो है दोनों का सिमिलर मीनिंग है। ग्रू स्लैक मतलब भी यही होता है कि पीछे हट जाना। ठीक है, ही नोज दैट आई नो माई गिल्ट, सो आई एम नॉट रेडी टू गेट दी वेलकम। वो जो मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मैं शर्मा रहा हूँ या मैं हिचकिचा रहा हूँ उनका वेलकम लेने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि मैं उस लायक हूँ कि मैं उनका वेलकम ले सकूं। अंडरस्टूड? ओके, यस मैम। ये जो 6 लाइनें, ये जो 6 लाइनें हैं, और किसी को भी कोई डाउट है इन 6 लाइनों में? एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फर्स्ट स्टैंजा, ये पहला जो स्टैंजा है, इसमें किसी को भी कोई डाउट हो रहा है? फिफ्थ लाइन मैम, ड्रू नियरर Sorry? टू मी है। फिफ्थ लाइन, Drew nearer हाँ देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से ही जो लिखा है, बट क्विक आइड लव, यहाँ पर भगवान की बात की जा रही है कि वो सब देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्विंग मी ग्रू स्लैक फ्रॉम माई फर्स्ट एंट्रेंस, यानी कि जैसे ही मैं आया उन्होंने देख लिया कि मैं घबरा रहा हूँ उनके पास जाने के लिए। तो ड्रू नियरर मी, ये भगवान के लिए कहा जा रहा है, ये लव के लिए कहा जा रहा है, दैट ही ड्रू नियरर टू मी, वो मेरे पास आए और मुझसे पूछा प्यार से कि आपको कुछ चाहिए। ओके, ड्रू नियरर टू मी मतलब यहाँ पे ड्रू बैक का देखेगा ना, ड्रू बैक का मतलब क्या, पीछे हट जाना। तो ड्रू नियरर टू मी मतलब मेरे पास आना। ठीक है, मी यहाँ पर सोल को बोला जा रहा है, और कौन ड्रू नियर कर रहा है? लव और गॉड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड मैम। और किसी को कोई डाउट? इफ आई लैक एनीथिंग, लैक का मतलब कमी, लैक का मीनिंग होता है कमी। तो लैक एनीथिंग मतलब कि मेरे पास कुछ ऐसा कमी है जो भगवान मेरे पूछ रहे हैं कि आपके पास कुछ कमी है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। इफ आई लैक एनीथिंग, this is similar to the sentences that what can I do for you or if I can get anything for you. Okay, इतना समझ में आ गया सबको? Now do one thing, this is your homework। ये जो 6 लाइनें हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो किताब आपको मिलेगी नहीं तुरंत, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका समरी और एनालिसिस आपको जो भी लिख सकते हैं, जो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे और मुझसे करेक्शन कराएंगे। जो मैंने आपको समझाया, मैम भेज दीजिएगा ना। एक एक नहीं बच्चे, ये पूरा मैं भेज ही दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भेजने में, बट ये जो है PDF आपको लिखना है। ये जो 6 लाइनें मैंने जो पढ़ाई है आपको, ये आपको लिखना है अपने वर्ड्स में। इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? ठीक है, क्यों लिखना जरूरी है? बिकॉज क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पॉइंट से, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पोएट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जैक्ट जो मैम नहीं आएगा आपको,
ये लाइन 2 लाइन दे देगा और इसका सब बोलेगा तो समरी लिखने के लिए। ऐसा है। हाँ बिल्कुल, आपको इसमें से कोई भी 2 लाइनें 4 लाइनें उठा के दे देंगे। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, किस पोएट्री से इसको लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, कौन राइटर है इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि इस लाइन का मतलब समझाइए। तो मतलब आप बीच में से कैसे, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये 2 सेंटेंसेस दे गया, ड्रू नियरर टू मी स्वीटली क्वेश्चनिंग इफ आई लैक्ड एनीथिंग। तो आपको ऊपर वाली लाइनों का मतलब पता होगा, तब तो आप बता पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अंडरस्टूड। तो एक एक लाइन का क्या मतलब है और पूरे पैराग्राफ का क्या, पूरे स्टैंजा का क्या मतलब है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज द मीनिंग दैट यू अंडरस्टूड। उसके बाद मैं करेक्शन करूंगी, ठीक है। अगर करेक्शन में सबका सही आ गया तो वेल एंड गुड, अगर किसी का गलत भी आता है तो मैं फिर आपको एनालिसिस लिखवाऊंगी, लेकिन आपको मुझे दिखाना है सबको। अंडरस्टूड। ओके मैम। चलिए, वेल एंड गुड। ये मैं पीडीएफ में आपको भेज ही दूंगी, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट यू हैव वन पोइट्री विद यू। और इसको जो भी पोइट्री का बाकी बचे जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको पढ़ के आइएगा। वी विल हैव अ डिस्कशन। डिस्कशन होता है तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज वेर यू कैन जस्ट, आप फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन नहीं बना सकते। दिस इज नॉट मैथ, दिस इज इंग्लिश। यहाँ पर आपको खुद से भी समझना है एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन कि क्या बात हो रही है, क्या बात आपको जो लग रहा है कि इसमें क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। मे बी पॉसिबल है कि जो चीजें मैं समझा रही हूँ वो पोएट ना समझा सके, राइट। तो पोएट क्या बताना चाहता है वो आपको अपने दिमाग से भी सोचना है, ठीक है। व्हाट द पोएट वांट्स टू राइट, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि ये पोएम जब लिखी गई थी, ही वाज अ प्रीस्ट। जो पोएट थे वो प्रीस्ट हो चुके थे। तो उन्होंने जब ये पोइट्री लिखी तो वो सिर्फ इस दिमाग से लिखी कि वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं भगवान के लिए। तो वो दूसरे को क्या प्रेरित करेंगे, दूसरों को क्या प्रेरित करते हैं। वो पंडित जब आप जाते हैं तो मंदिर में जो हिंदू हैं या जो मुसलमान हैं, उनके जो भी रहते हैं मदरसा में, वो क्या कहते हैं आपको भगवान के लिए, भगवान के लिए वो क्या बताते हैं आपको, अच्छे काम करो। भगवान आपको हमेशा वेलकम करता है, राइट। ही मतलब जो भी भगवान के पास, जो भी पाप अगर आप कर रहे हैं तो आप भगवान के पास जाकर उनसे माफी मांग सकते हैं। दिस इज व्हाट द मेन थिंग, राइट। कोई भी रिलीजन हो, भगवान से आपको डरना नहीं है, उनके स्नेह को पाने की कोशिश करनी है। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट द लव ऑफ गॉड। अंडरस्टूड। तो दिस इज द मेन बेसिस ऑफ एवरी रिलीजन। ऐसा नहीं है कि ये क्रिश्चियनिटी है तो इसमें यही बात बोली गई, हिंदू में भी यही बात बोली जाती है, मुसलमानों में भी यही बात बोली जाती है, बौद्ध धर्म में भी यही बात बोली जाती है। कोई भी धर्म हो दुनिया का, उसमें यही बात बोली जाती है कि जो भगवान है उनसे आपको डरना नहीं है, उनके लायक बनने की कोशिश करनी है। लेट जब आप उनके पास जाएं तो आप शुद्ध होके जाएं। अंडरस्टूड। तो इस दिमाग में ये थॉट रखने के बाद आप बाकी के स्टैंडर्ड्स पढ़िएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से। देन वील हैव अ डिस्कशन ऑन फर्दर टॉपिक। ओके, यहाँ पर टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टार्टिंग अनदर स्टैंडर्ड, ठीक है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स